हम बात करने वाले हैं कि वे पाचक अंग कौन कौन से हैं जिनके द्वारा पाचन की क्रिया होती है। भोजन का पाचन किन किन अंगों के द्वारा होता है और उन अंगों से किन पाचक रसों का श्रावण किया जाता है तथा वो पाचक रस क्या कार्य करते हैं। तो आज हम बात करेंगे पाचन अंगों के बारे में जिनसे स्रावित होने वाले जो पाचक रस हैं उन पाचक रसों की भोजन के पाचन में क्या भूमिका रहती है। तो सबसे पहले हमने ड्रॉ बना दिया है। इसमें एक कॉलम में हमने पाचक अंगों के नाम लिखे हैं या पाचक ग्रंथियों के नाम लिख दिए हैं। दूसरा है स्रावित पाचक रस कि किस अंग के द्वारा कौन सा पाचक रस स्रावित किया जाता है। अब ये जो पाचक रस स्रावित हो रहा है इनके कार्य क्या है। तो गाइस आज हम नॉर्मली पाचक अंगों द्वारा स्रावित रस और उनके कार्यों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पाचक अंग या ग्रंथि। पहली है लार ग्रंथि जिसे सैलिवरी ग्लैंड कहा जाता है। तो लार ग्रंथि जो है उससे स्रावित होने वाले लार कहाँ पाई जाती है और लार ग्रंथियां मुख में होती हैं और मुख में दो प्रकार के एंजाइम होते हैं या यूं कहें कि लार में दो प्रकार के एंजाइम होते हैं टाइलिन व एमिलेज। ठीक है, लार ग्रंथियां तीन प्रकार की होती हैं और लार जो है माउथ में पाई जाती है, मुख में उपस्थित होती है और मुख में तीन प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं, अधोजीवा, अधोजम और कर्णपूर्ण। ये तीन लार ग्रंथियां हैं जिनके द्वारा टाइलिन व एमिलेज का श्रावण किया जाता है। अब ये जो टाइलिन और एमिलेज है ये करेगा क्या। मुख में हम भोजन का पाचन किस तरीके से ये टाइलिन स्टार्ट कर देगा। टाइलिन जो है स्टार्च और ग्लाइकोजन को, ध्यान रखना, टाइलिन जो है स्टार्च ग्लाइकोजन को माल्टोस में बदल देता है। जैसे हम भोजन को चबा रहे होते हैं दांतों के थ्रू तो हमारे लार ग्रंथियां लार का स्राव करती हैं जिसमें भोजन में उपस्थित स्टार्च व ग्लाइकोजन को टाइलिन की उपस्थिति में माल्टोज में बदल दिया जाता है। तो पहली ग्रंथि है लार ग्रंथियां जिनके द्वारा टाइलिन व एमिलेज स्रावित होगा। ये क्या करेंगे, टाइलिन और एमिलेज ये स्टार्च व ग्लाइकोजन को माल्टोज में बदल देते हैं। दूसरी बात करते हैं आमाशय की। आमाशय जो है ऐसा अंग है जहां पर सबसे ज्यादा पाचन की क्रिया होती है, यानी कि भोजन का सबसे ज्यादा पाचन आमाशय में होता है। अब आमाशय के अंदर उपस्थित एंजाइम्स कौन कौन से हैं। तो आमाशय में पेप्सिन व रेनिन एंजाइम उपस्थित होते हैं। अब ये पेप्सिन और रेनिन क्या करेंगे, ध्यान रखना, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदल देता है। पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को किस में बदलेगा, पेप्टाइड्स के अंदर। जबकि रेनिन जो है वो कैसीन को बदल देता है पैराकैसीन के अंदर। कैसीन जो है वो बदल जाता है रेनिन की उपस्थिति में पैराकैसीन के अंदर। ध्यान रखना कि प्रोटीन जो है पेप्सिन की उपस्थिति में पेप्टाइड के अंदर बदल गया। कैसीन एक दुग्ध प्रोटीन है जो रेनिन की उपस्थिति में पैराकैसीन में बदल जाती है। ध्यान रखना, कैसीन जो है एक दुग्ध यानी कि दूध की वसा है, जो प्रोटीन है वो रेनिन की उपस्थिति में पैराकैसीन में बदल जाती है। तो दूसरी हमने बात की आमाशय में, तो आमाशय में स्रावित रस पेप्सिन व रेनिन है। पेप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदल रहा है और रेनिन कर रहा है कैसीन को पैराकैसीन में बदल रहा है। तीसरी बात करते हैं अग्नाशय की। अग्नाशय में निम्न प्रकार के एंजाइम्स उपस्थित होते हैं या अग्नाशय के द्वारा ये ग्रंथि है, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि अग्नाशय जो है सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। ये अग्नाशय जो है अंतःस्रावी व बहिःस्रावी दोनों प्रकार का कार्य करती है। अब इस अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले पाचक रस या एंजाइम्स कौन कौन से हैं। एमिलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, लाइपेज और न्यूक्लियजेज, ये सभी के सभी जो हैं अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित पाचक रस हैं। अब ये जो स्रावित पाचक रस हैं क्या क्या कार्य करते हैं।
अभी हमने देखा था कि एमिलेज ये स्टार्च को ग्लाइकोजन को माल्टोज में बदल रहा था। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलता है। अगला है काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन एक प्रकार की प्रोटीन है कैसीन। तो काइमोट्रिप्सिन जो है वो कैसीन को पैराकैसीन में बदल देता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है क्योंकि ये इनसे रिलेटेड हैं। दोबारा देख लीजिए, एमिलेज जो है स्टार्च और ग्लाइकोजन को माल्टोज में बदलेगा। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को बदलेगा पेप्टाइड्स के अंदर, और काइमोट्रिप्सिन जो है वो कैसीन को बदलेगा पैराकैसीन। काइमोट्रिप्सिन ध्यान रखना, कैसीन एक दुग्ध वसा है, ये प्रोटीन है जो काइमोट्रिप्सिन या रेनिन की उपस्थिति में पैराकैसीन में बदल जाती है। अगला है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो है प्रोटीन को बदल देता है पेप्टाइड व अमीनो अम्लों में, या यूं कहें कि प्रोटीन जो है कार्बोक्सीपेप्टाइड जो पाचक रस है उसकी उपस्थिति में पेप्टाइड व अमीनो अम्लों में बदल जाता है। अगली बात करते हैं कि लाइपेज जो है, लाइपेज पाचक रस क्या करेगा। लाइपेज जो है वो वसा को मोनोग्लिसराइड व वसीय अम्लों में बदल देता है। ध्यान रखना कि वसा जो है लाइपेज की उपस्थिति में, वसा लाइपेज की उपस्थिति में मोनोग्लिसराइड और वसीय अम्लों में बदल जाती है। अगली बात करते हैं न्यूक्लियसेस की। न्यूक्लियसेस ध्यान रखना, न्यूक्लियस इसमें डीएनए आरएनए होते हैं, ध्यान रखना। न्यूक्लियसेस जो एंजाइम्स हैं ये डीएनए को व आरएनए को न्यूक्लियोटाइड्स में बदल देते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डीएनए व आरएनए को न्यूक्लियोटाइड्स में बदलने के लिए किस पाचक रस एंजाइम की आवश्यकता होती है, तो न्यूक्लियसेस की, ठीक है ना। तो न्यूक्लियसेस जो है डीएनए व आरएनए को किस में बदल देता है, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर परिवर्तित कर देता है। अगली बात करते हैं आंतरीय रस की, कि आंतरीय रस में कौन कौन से पाचक रस या एंजाइम्स होंगे। माल्टेज होगा, लैक्टेज होगा, सुक्रेज होगा, लाइपेज होगा, न्यूक्लियसेज होगा, डाइपेप्टाइडेज होगा और फास्फेटेज होगा। ध्यान रखना, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, न्यूक्लियसेज, डाइपेप्टाइडेज और फॉस्फेटेज ये होते हैं आंतरिक रस में उपस्थित पाचक रस या एंजाइम्स होते हैं। अब देखिए माल्टेज जो है माल्टोस को, देखिए सबसे पहले टाइलिन ने स्टार्च और ग्लाइकोजन को किसमें बदल दिया था, माल्टोस को। अब माल्टोस से ग्लूकोज बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, माल्टेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए माल्टोस जो है वो माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में बदल जाता है। माल्टोस जो है माल्टेज की उपस्थिति में किसमें बदल जाएगा, ग्लूकोज के अंदर। अगली बात करते हैं लैक्टेज एंजाइम की। तो लैक्टोज शर्करा जो है वो लैक्टेज की उपस्थिति में, लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें बदल जाएगी, ग्लूकोज के अंदर। अगली बात करते हैं सुक्रेज एंजाइम की। सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को बदल देता है ग्लूकोज के अंदर। मैं रिपीट कर रहा हूं, सुक्रोज जो है वो बदल जाता है ग्लूकोज के अंदर, किसकी उपस्थिति में, सुक्रेज की उपस्थिति में, सुक्रेज की उपस्थिति में। देखिए माल्टेज की उपस्थिति में बदल जाएगा ग्लूकोज के अंदर, लैक्टोज जो है लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में बदल जाएगा ग्लूकोज के अंदर, और सुक्रोज जो है सुक्रेज की उपस्थिति में बदल जाएगा ग्लूकोज के अंदर। अगली बात करते हैं लाइपेज की। लाइपेज के बारे में देखिए हमने पढ़ा है अभी, लाइपेज क्या कर रहा था, वसा को बदल रहा था मोनोग्लिसराइड व वसीय अम्लों में। तो लाइपेज के बारे में यहां पर हम बात नहीं करेंगे। आगे चलते हैं न्यूक्लियसेज। न्यूक्लियसेज हमने पढ़ लिया है कि न्यूक्लियसेज जो है डीएनए व आरएनए को किसमें बदल रहा था, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। तो अपना न्यूक्लियसेज भी हो गया। अगली बात करते हैं हम डाइपेप्टाइडेज की, कि डाइपेप्टाइडेज जो है वो क्या कर रहा था। ध्यान रखना कि डाइपेप्टाइडेज जो है वो डाइपेप्टाइड्स को, ध्यान रखिए कि डाइपेप्टाइड्स हैं, ये डाइपेप्टाइड्स एंजाइम की उपस्थिति में अमीनो अम्लों में बदल जाते हैं। ध्यान रखिए कि डाइपेप्टाइड्स जो हैं डाइपेप्टाइडेज एंजाइम की उपस्थिति में अमीनो अम्लों में बदल जाता है। ये दोनों नाम सेम से हैं, डाइपेप्टाइडेज और डाइपेप्टाइड। ध्यान रखना कि डाइपेप्टाइडेज जो है वो एक एंजाइम है जो डाइपेप्टाइड को बदल देता है अमीनो अम्लों में। अगली बात करते हैं फास्फेटेज की। फास्फेटेज जो है
वो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं उनको बदल देगा नाइट्रोजन क्षार और राइबोस के अंदर। देखिए न्यूक्लियोटाइड कहां बना था, न्यूक्लियोजेस एंजाइम की उपस्थिति में डीएनए व आरएनए जो थे वो न्यूक्लियोटाइड में बदल गए थे। अब जो न्यूक्लियोटाइड यहां पर है, न्यूक्लियोटाइड जो है फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें बदल जाएगा, नाइट्रोजन क्षार और राइबोस के अंदर बदल जाएगा। अगली पाचक रस या ग्रंथि या अंग कहें वो है यकृत, जिसे लीवर कहा जाता है। यकृत के द्वारा स्रावित होगा पित्तरस या पित्त लवण। पित्तरस में बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन आदि प्रकार की पिगमेंट्स या वर्णक उपस्थित होते हैं। अब ये पित्त करता क्या है, देखिए यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। इसका वजन लगभग 1250 से 1500 ग्राम होता है। यकृत जो है पित्त रस का स्रावन करता है और ये पित्त रस पित्ताशय में जाके इकट्ठा हो जाता है। अब ये पित्त रस करेगा क्या, ये पित्त रस जो है वो वसा को बदल देगा वसीय अम्लों में या वसा की गोलियों के अंदर ये बदल देता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पित्त रस के कार्य क्या है, तो पित्त रस का मेनली ये कार्य क्या है कि ये वसा को बदल देता है वसीय अम्लों में या वसीय गोलियों के अंदर। तो ध्यान रखना कि लीवर जो है पित्त रस का स्रावन करेगा, जिसे बाइल जूस कहते हैं, और बाइल जूस क्या करता है, वसा को वसीय अम्लों में बदल देता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने केवल इतना सा टॉपिक देखा है कि पाचक अंगों द्वारा स्रावित पाचक रस और उनके कार्य, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पाचन की क्रिया के अंदर। और पाचन की क्रिया ज्यादातर आमाशय में होती है, छोटी आंतों में भी होती है। तो आज हमने नॉर्मली तरीके से पाचन अंगों द्वारा या पाचक ग्रंथियों द्वारा स्रावित पाचक रस व उनके कार्यों को देखा है।